हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर हम करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के हमारे दर्पण निकल के आते हैं। तो चलिए हेड लगा लेते हैं सबसे पहले कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हेड लगा लेते हैं कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो सबसे पहले देखो गोलीय दर्पण होता क्या है। तो पहले परिभाषा देता हूं कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। तो देखो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रित होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है कि कोई भी एक ऐसा दर्पण ले लो जिसका परावर्तक सतह, इससे पहले लेक्चर में उन्होंने बताया था कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं कि वो सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। वक्रित का मतलब होता है या तो उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा या तो उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जिसका परावर्तक सतह अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे मान लो कि अगर हम गोलीय दर्पण यहाँ पे बनाए तो ये मान लो हमारा क्या है, एक गोला है, ये मान लेते हैं एक गोला है, ये गोले का हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अगर इस गोले को यहां से बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अगर ये हमारा कांच का खोखला गोला होता है, इस कांच के खोखले गोले को अगर हम यहाँ से बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो हमारी जो अंदर वाली ये सतह होती है ये हमारी बन जाती है परावर्तक सतह। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह बन जाएगी। तो अब ये दर्पण हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये तो इसी में देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या करें, अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दें तो जो बाहर वाली सतह है, ये बाहर वाली सतह हमारी क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह बन जाएगी। अब ये भी चूंकि ये दर्पण जो बनेगा, ये हमारा दर्पण देखो परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ है और परावर्तक सतह यहाँ पर अंदर की तरफ क्या हुआ है, धंसा हुआ है। तो इन दोनों प्रकार के दर्पणों को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। यही होता है हमारा गोलीय दर्पण होता है। अब लिखा जाता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो गोलीय दर्पण होता है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहला जो गोलीय दर्पण होगा उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण देखो, चूंकि देखो गोलीय दर्पण ही में से एक भाग हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अब इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे तो अवतल दर्पण की क्या होगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। जैसे देखो हम क्या करें कि यहां से इसको काट ले और काट कर यहां पर क्या करें, बना दें, काट कर यहां पर बना देते हैं इस तरीके से। वही गोलीय दर्पण को एक भाग काट कर यहां से बना देते हैं और इसको बाहर की तरफ से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये अंदर वाला सतह जो था वो हमारा कैसा बन गया, परावर्तक सतह। तो एक प्रकार से देखो यही भाग तो हमने यहाँ से काटा और काट कर उठाकर यहाँ पर रख दिया है। तो अब ये दर्पण क्या कहलाएगा, हमारा अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, तो उभरे हुए भाग पर क्या की होती है, कलई। कलई का मतलब होता है पॉलिश किया होता है। तो उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो अगर इसकी परिभाषा लिखे तो परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण, इसकी परिभाषा लिख लो तो लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है तथा उभरे हुए भाग पर कलई की होती है, तो उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। नीचे दिख रहा है ना, यहाँ से एक मिनट चेक कर लूं, चलिए ठीक है, दिख रहा है नीचे वहां तक। अब देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा हुआ होगा और जो उभरा हुआ भाग होगा उस पर हम पॉलिश कर देंगे, कलई कर देंगे, तो उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण दूसरा इसी में क्या होता है, दूसरा प्रकार जो होता है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा प्रकार जो होगा उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, अब देखो अगर मैं इतने वाले भाग को काट कर यहाँ पर रख दूं, जैसे देखो
इस वाले भाग को हमने क्या किया, काटा और यहाँ से अंदर की तरफ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जब अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये बाहर वाली जो सतह है, ये बाहर वाली जो सतह है, ये बाहर वाली सतह हमारी क्या बन गई, परावर्तक सतह बन गई। बाहर वाली जो सतह है वो सतह हमारी कौन सी बन गई, परावर्तक सतह बन गई। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। परिभाषा इसका लिखा जाता है कि ऐसा दर्पण, अगर इसकी परिभाषा लिखे तो परिभाषा लिख देंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है तथा धसे हुए भाग पर, धसे हुए भाग पर कलई की हुई होती है, कलई की हुई होती है तथा धसे हुए भाग पर कलई की होती है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। वैसे ही होता है हमारा अवतल दर्पण और यही होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, जो परिभाषा अगर हम यहाँ पे सीख लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और हमारी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली परिभाषा जो होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पे, उस परिभाषाओं को हमें याद रखना है, क्योंकि वो परिभाषा अगर हम याद होगी तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। सबसे पहला परिभाषा होता है हमारा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब देखो ये गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी गोले का भाग होता है, कांच का खोखला गोला लेते हैं, इसी को हमने अलग अलग जगह से काट कर पॉलिश कर देते हैं अंदर बाहर से, तो क्या बन जाता है हमारा एक अवतल और दूसरा क्या बन जाता है, उत्तल बन जाता है। अब देखो ये जो भी दर्पण होगा वो दर्पण, जैसे मान लो यही दर्पण है, ये दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होगा और उस गोले का जो केंद्र होता है, इसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी आ जाती है, अब इसको लिख नहीं रहा हूं, ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। दूसरी परिभाषा होती है हमारी ध्रुव पोल किसे कहते हैं, तो दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा दर्पण हुआ, तो इस दर्पण के परावर्तक तल हमारा ये अंदर वाला परावर्तक तल हुआ, तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, पोल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। अगली हमारी तीसरी परिभाषा जो होगी वो तीसरी परिभाषा होती है हमारी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तीसरी परिभाषा होती है हमारी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो अब देखो वक्रता केंद्र और हमारा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होगी, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अगली चौथी परिभाषा जो होगी वो होगी हमारी वक्रता त्रिज्या, कि हम वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको लिखा जाता है आर से। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से कुछ चीजों को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि उसके आगे की चीजों को लिख सके। देखो यहाँ से वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे कि ध्रुव से, यहाँ ध्रुव से इस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से कुछ बातों को मिटा दे रहा हूँ मैं, इतनी यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इस चीज को, फिर एक ही डायग्राम में सारी चीजों को यहाँ से तुम्हें एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे मैं अवतल दर्पण बना के कर रहा हूँ, बाकी सारा उसी तरीके से क्या होगा, उत्तल दर्पण का भी होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना लिया कि ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा हुआ होगा। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कोई एक मध्य बिंदु आ जाएगा, उस मध्य बिंदु को क्या बोल देंगे, ध्रुव। किसका मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेखा मुख्य अक्ष हो जाएगी। और यहाँ ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होगी इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद जो अगली परिभाषा होती है वो होती है हमारी फोकस होती है। अगली परिभाषा फोकस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब फोकस की परिभाषा तुम्हें आने चाहिए, फोकस की परिभाषा एग्जाम में पूछता है। फोकस की परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फोकस किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ कि फोकस की परिभाषा क्या होती है। यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, बाद में बना दूंगा वापस। फोकस की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पे मैं फोकस की परिभाषा लिख रहा हूँ। देखो 5वां पॉइंट हमारा है फोकस, कि फोकस किसे कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। तो देखो फोकस किसे कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली
चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही या उसे फोकस कहते हैं, काटती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो ये होती है फोकस की परिभाषा। अब तक तो मुख्य अक्ष क्लियर हो गया हमारा कि यहाँ देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब कोई भी एक किरण ले लो, अगर वो किरण हमारी मुख्य अक्ष के कैसी है, समांतर है, मान लो ये किरण हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ दर्पण से टकराएगा, यानी कि उसके परावर्तक सतह से टकराएगा और टकराने के बाद जब वापस लौटेगा तो फोकस या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाता है। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसकी परिभाषा याद रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, तो ठीक है, प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसके बाद अगली परिभाषा जो होगी वो होती है हमारी फोकस दूरी। किसे कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे, अगर फोकस कहा जाएगा तो उसको किससे लिखेंगे, कैपिटल एफ से, और अगर फोकस दूरी कहा जाएगा तो उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल एफ से। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं कि देखो यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो कि दर्पण में कभी भी कोई भी दूरी नापना हो तो हमेशा कहाँ से नापना, ध्रुव से ही नापना। ध्रुव से यहाँ वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। अगला परिभाषा जो है, छठवां जो है, उसको होता है हमारा द्वारक। कि द्वारक किसे कहते हैं, अपर्चर क्या होता है, तो द्वारक किसे कहते हैं, देखो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, दर्पण है, ये पूरा दर्पण हो गया, इसका परावर्तक तल हो गया, यही तो हमारा क्या होगा, परावर्तक तल का व्यास होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोला जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। मतलब दर्पण का जितना बड़ा मुंह खुला होता है वही उसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। कि इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है तो ये इसका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। ये हो गया सिंपल सी परिभाषा हमारा द्वारक का। उसके बाद अगला 8वां पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभिलंब। अगर मान लो इसकी जरूरत आगे हमें जब फार्मूले को प्रूव करते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत हमारी बहुत पड़ती है। देखो अगर मान लो कोई भी एक गोलीय दर्पण दिया हो, गोलीय दर्पण का मतलब चाहे अवतल दर्पण दिया हो चाहे उत्तल दर्पण दिया हो, अगर तुम्हें गोलीय दर्पण दिया है और उस गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर तुमसे कह रहा है कि अभिलंब खींच के बताओ, तो क्या करो, उस बिंदु को कहां से मिला दो, वक्रता केंद्र सी से मिला दो। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया एक बिंदु, मान लो यही है, ये बिंदु हमारा कितना है, मान लो कैपिटल एम है। हमसे कह रहा है कि कैपिटल एम बिंदु पर क्या करो, एक अभिलंब खींच के दिखाओ। तो कुछ नहीं करना, उस बिंदु को कहां से मिला देना है, वक्रता केंद्र सी से मिला दोगे। अब ये रेखा जो होगी इस बिंदु पर क्या बन जाएगी, अभिलंब बन जाएगी। सिंपल सी बात यही होती है कि जब भी पूरे गोलीय दर्पण के इस कहीं पर भी तुमसे पूछेगा कि किसी भी बिंदु पर अभिलंब बताओ, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु हो गया हमारा एम, हमसे कह रहा है इसमें बिंदु एम पर अभिलंब खींचो, तो हम क्या करेंगे, बिंदु एम को कहां से मिला देंगे, वक्रता केंद्र सी से मिला देंगे। अब जो ये रेखा होगी सीएन रेखा, इस पर क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। बस सिंपल सा इतनी सी बात हमारी थी। अगर इतनी परिभाषा तुम्हें आ गई है तो अब छोटी सी बात हमें और पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट बात होती है अवतल और उत्तल दर्पण में। परिभाषा हो गया सबका। चलिए एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं कि परिभाषा क्या होता है। सबसे पहला वक्रता केंद्र किसे कहते हैं कि दर्पण, अब चूंकि गोलीय दर्पण को हम पढ़ रहे हैं तो वो गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है, तो जिस गोले का भाग होगा वो किसी उस गोले का कुछ ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। तो गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। पूरी परिभाषा लिखेंगे कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं।
अगली परिभाषा ध्रुव क्या होती है? परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसी मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो पीसी रेखा मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाता है। अगली उसके बाद आती है हमारी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर से। अगला फोकस, फोकस की परिभाषा याद रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मुख्य अक्ष हमारा मिल गया कि पीसी रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? फोकस। वो हो जाएगा फोकस, लिखेंगे कैपिटल एफ से। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अगला हमारा है द्वारक, यानी कि दर्पण का जो पूरा मुंह खुला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो यही पूरा या ऐसे बोलो कि परावर्तक तल का जो व्यास होता है पूरा व्यास क्या कहलाएगा? द्वारक। अगर गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब पूछे, चाहे अवतल का पूछे चाहे उत्तल का पूछे, मैं अवतल का बता रहा हूँ, उससे इसी प्रकार से किसका होगा? उत्तल का भी होगा। तो उस बिंदु को कहाँ से मिला दोगे? वक्रता केंद्र सी से। अब जो वक्रता केंद्र सी से रेखा मिलाओगे यही रेखा हमारा दर्पण पर क्या बन जाएगा? अभिलंब बन जाएगा। तो इतनी परिभाषाओं को याद रखना। उसके बाद कुछ चीजें मैं और बता रहा हूँ। अब इसमें से जो नोट करना चाहो नोट कर लो। मेन बात ये है, ये तुम नोट कर लो, चाहे कुछ भी मत नोट करो। ये नोट करो और एक ये नोट कर लो कि फोकस क्या होता है, क्योंकि ये अगर ये नोट कर लिया तुमने तो ये सारी बातें हमारी निकल के आ जाएंगी। चलिए नोट कर लिया, देखते हैं आगे। अब आ जाओ वापस अवतल और उत्तल दर्पण पे आ जाते हैं। अब देखो जैसे उत्तल और अवतल दर्पण पे वापस हम आ जाते हैं। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, दूसरा बता दे रहा हूँ। देखो अवतल दर्पण हमने बनाया था कि अवतल दर्पण जो होता है ये हमारा होगा अवतल दर्पण कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा हुआ होता, उभरे हुए भाग पर क्या होती है? कलई। तो इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और यहाँ पर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उभरा हुआ होता है और धसे हुए भाग पर कलई की होती है, तो इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब जरा इसे मुख्य अक्ष बनाओ। ये हमने खींच दिया कि मुख्य अक्ष वाली रेखा हो गई, तो ये P हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब देखो अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी, या जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी वही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस। अगर मान लो मैं नीचे से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहा हूँ, अगर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद वापस वो उसी बिंदु से होता हुआ क्या होगा? जाता हुआ प्रतीत होता है, जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब देखो जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर लाकर क्या करता है? इकट्ठा। अगर मान लो मैं एक किरण और लेके गया, अगर मान लो ये किरण भी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये परावर्तन के पश्चात ये किरण भी हमारी कहाँ से होकर जाएगी? इसी फोकस से होती हुई जाएगी। तो अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, और जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला लेक्चर याद करो, किरणपुंज। देखा ही नहीं है पहला लेक्चर तो कहाँ से याद करेंगे? नोट्स ही नहीं है हमारे पास पहले लेक्चर का। तो आप अगर नहीं देखा है पहला लेक्चर तो आप पहले लेक्चर को एक बार देख लीजिए पहले वहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी। खासकर जो हमने बताया था कि किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी, और बोला था ये पूरे चैप्टर में हमारा चलेगा, चाहे हम दर्पण पढ़े चाहे हम लेंस पढ़े, और वो चीज़ आपको आना चाहिए। खैर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जितनी की जरूरत है उतनी बता दे रहा हूँ कि देखो प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर क्या करता है? इकट्ठा। और जो प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है उसे हम क्या बोलते थे? अभिसारी बोलते थे। तो हमारा जो अवतल दर्पण होता है ये अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है? अभिसारी दर्पण भी होता है। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अब एग्जाम में देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है अक्सर कि तुमसे अवतल दर्पण ना बोलोगे, क्या बोलेगा? अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण का मतलब भी क्या होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करेगा, और जो एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। अब चूंकि ये दर्पण, इसको क्या बोल देंगे? अभिसारी दर्पण बोल देंगे। जरा यहाँ पर देखो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा P, जहाँ पर मान लेते हैं हमारा AC है। अब अगर कोई भी किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मान लो ये दोनों किरणें हमारी कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब चूंकि परावर्तक सतह तो हमारा बाहर की तरफ है तो अंदर तो जा नहीं पाएंगी, यही सी किरणें क्या जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन इस परावर्तित होने वाली किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो किसी एक बिंदु से जाती हुई ये सारी किरणें हमारी क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं।
अगर हम इसको किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, अब देखो ये यहीं से क्या करेगा, किरण को परावर्तित कर देगा, तो किरण बाहर की तरफ क्या होती है, फैल जाती है। लेकिन जब उसको पीछे बढ़ाते हैं तो मुख खच के किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, और वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस। अब मान लो अगर मैं कोई दूसरी किरण ले जाऊं, अगर ये किरण भी मुख खच के समांतर है तो ये भी हमारा बाहर की तरफ फैलेगा, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो किसी एक ही बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा, और वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो अब देखो ये उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। दो नाम याद रखना, ये बार बार हमारा आता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए भी आता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अभिसारी का मतलब जो इकट्ठा करेगा, इस सिंपल बात याद रखो, जो इकट्ठा करेगा वो अभिसारी, जो फैलाएगा वो क्या करेगा, बनेगा अपसारी बनेगा। क्योंकि लेंस जब पढ़ोगे तो लेंस भी दो प्रकार का होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है। तो यहाँ वहां पर भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जो लेंस फैलाएगा उसको बोलेंगे अपसारी, और जो इकट्ठा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। तो अब ये इकट्ठा करता है जिसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, और ये फैलाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोला जाता है। तो ये था हमारा पूरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में ये दो बात मत भूलना। जाते जाते फिर से कह रहा हूँ, ये दो बात मत भूलना, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो होगा ना, आसान सी चीज है। चलिए तो मिटा दो इसको। अब जाते जाते लास्ट में एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहला क्वेश्चन है, चलो समतल दर्पण से बताओ पहला, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? पहला 1 मीटर, दूसरा अनंत, तीसरा दोनों, और चौथा पता नहीं। सोचो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इससे पहले मैंने इस चीज़ को बताया नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कौन सा दर्पण, आज के जितना लेक्चर हुआ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण, ये वाला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? पहला ऑप्शन है हमारा समतल दर्पण, आधा लिख रहा हूं, पूरा समझ लेना, समतल दर्पण। दूसरा होगा हमारा उत्तल, तीसरा होगा हमारा अवतल, और चौथा होगा पता नहीं, हमें नहीं पता कि कौन सा होता है। सिंपल सा जवाब। ठीक, तो पहले वाले का आंसर देखो क्या होगा, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अगर आपको नहीं पता था इस बात को तो आप ध्यान रख लो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। दूसरे का जवाब दो, कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? अब फिर से अगर आपने कॉपी पलट के देख लिया होगा तो क्लियर यही तो बना हुआ है। ये कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल, क्योंकि परावर्तक सतह कैसा धसा हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सोचने का पूरा तरीका समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले वर्ड आया अभिसारी। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। अब कौन सी दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो अवतल दर्पण एक पॉइंट पर क्या करता है? इकट्ठा करता है, इसलिए अवतल दर्पण हमारा क्या बन जाएगा? अभिसारी दर्पण बन जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है इतने में? तो आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करते हैं, छोटा सा लेक्चर है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक